फ्रेंड्स, ये स्टोरी का चौथा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुने। वेद वेदिका को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। दोनों के चेहरे पर सुकून था। कुछ देर बाद वेद ऑफिस जाने के बाद तैयार हो रहा था तो वेद के फोन पर विनय का फोन आया। वेद ने फोन रिसीव किया। हेलो विनय। तो विनय ने एकदम से दूसरी तरफ से बात कहने लगा। सर, सारंग चौधरी वकील और माया को सारंग चौधरी के आदमी पुलिस हिरासत छुड़ा कर ले गए हैं। वेद, क्या? ये सब कैसे हो गया? वेद ने गुस्से से अपना हाथ पास रखे फ्लावर पॉट पर दे मारा। विनय, सर, सारंग के आदमियों ने पुलिस वैन पर हमला किया और उन तीनों को छुड़ा कर ले गए हैं। अब वो कहीं छुपकर बैठ गए हैं। अब वेदिका भाभी का और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब वो लोग आपसे बदला लेने के लिए भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विनय ने वेदिका के लिए फिक्र जताते हुए कहा। वेद गुस्से से, मेरे रहते ही वो लोग वेदिका की परछाई को भी नहीं छू पाएंगे। तुम अपने सोर्सेस से पता करने की कोशिश करो कि वो तीनों कौन सी बिल में जाकर के छिप गए हैं। वेद ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। विनय, डोंट वरी सर, आप निश्चिंत रहिए और आप बस भाभी का ख्याल रखिए, उनके साथ रहना। मैं जल्द से जल्द मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। सर, आपको एक खुशखबरी देनी थी। वेद हैरान सा हो गया। खुशखबरी? विनय, सर, अमेरिका से फोन आया था आज। वहाँ उम्मीद की किरण जगी है। आई होप बहुत जल्द हमें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वेद ये बात सुनकर खुश हो गया। चलो, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। अब बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, पर उससे पहले सारंग को ढूंढना होगा। विनय, सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब देख लूंगा। बस आप भाभी का ख्याल रखिए। सर, वेदिका भाभी इन सब बातों के बारे में जानती है क्या? वेद, नहीं विनय, वेदिका को कुछ नहीं मालूम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ मालूम हो इस बारे में, वरना उनकी सेहत पर असर पड़ेगा और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। वेद के रहते वेदिका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। विनय, डोंट वरी सर, भाभी को इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कहकर फोन बंद कर दिया। वेद को वेदिका की चिंता होने लगी तो वेद अपने कमरे में चला गया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वेदिका बेड पर अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी और वेद एकदम से वेदिका के पास आ गया और वेदिका को अपनी बाहों में भींच लिया। वेदिका वेद के इस तरह से अचानक से गले लगाने से एकदम से चौंक गई। वेदिका ने वेद की प्यार से पीठ से लाई। क्या हुआ आपको वेद? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। वेद ने वेदिका को अपनी बाहों में और भी कस लिया। वेद, आप कुछ देर ऐसे ही रहिए मेरे पास। वेद ने अपनी आंखें बंद कर ली और वेदिका को और भी कसकर अपने गले से लगा लिया। वेद वेदिका से कुछ देर ऐसे ही चिपका रहा। वेदिका भी वेद के बालों को सहलाने लगी। वेद को डर लग रहा था कि सारंग वेदिका को नुकसान न पहुंचा दे, हालात चाहे कैसे भी रहे हों वेद की जिंदगी में। पर वेद कभी भी नहीं डरा था और ना ही घबराया था, पर वेदिका के दूर जाने के नाम से ही आज वेद डर गया और छोटे बच्चे की तरह वेदिका के सीने से लग गया। वेदिका जरा सा भी अपनी जगह से हिलती तो वेद वेदिका को अपनी बाहों में और भी कस लेता। वेदिका वेद के ऐसे व्यवहार से शंकित हो गई। वेद ने कभी भी ऐसे नहीं किया था जिस तरह वेद वेदिका के सीने से लगा हुआ था। वेदिका समझ रही थी जरूर उससे जुड़ी हुई कोई बात है। वेदिका ने वेद की हालत को देखते हुए वेदिका वेद को लेकर लेट गई और वेद के सिर को अपने सीने पर रख लिया और वेद को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। वेद, शांत हो जाइए। आपका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। वेद ने अपना सिर उठाकर वेदिका की आंखों में देखा। वेदिका को वेद की आंखों में बहुत बेचैनी नजर आ रही थी। वेदिका ने वेद की आंखों में देखकर कहा, वेद, मुझसे जुड़ी कोई बात है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। वेद वेदिका के चेहरे के बिल्कुल करीब चला गया। वेदिका, आपकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मुझे बताए बिना महल से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कहेंगी, पर मुझे बताए बिना महल से बाहर नहीं जाएंगी। अगर कभी भी कोई परेशानी होगी आपको तो आप मुझे बताएंगी। ये सब कहते हुए वेद की आंखें नम हो रही थी। वेदिका ने वेद को इतना बेचैन देखा तो वेदिका ने बिना कोई सवाल किए वेद से कहा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी,
क्योंकि मैं जानती हूँ आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए ही कर रहे हैं और इस बात में भी मेरा ही भला छुपा होगा। पर वेद, मैं पूरा दिन कमरे में नहीं रह सकती हूँ, घुटन महसूस होती है मुझे। मैं महल के बगीचे में तो घूम ही सकती हूँ। वेदिका ने बेचारा सा मुंह बनाकर वेद की तरफ देखकर कहा। वेद ने मुस्कुराते हुए वेदिका के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराया। आप महल में कहीं भी जा सकती हैं, पर माही या मासा के साथ। आपने मेरी बात बिना कोई सवाल किए मान ली। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। और अपनी नन्ही सी गुड़िया से कहकर वेद ने वेदिका के पेट को प्यार से सहलाया और फिर प्यारी कर लिया। फिर वेदिका के सीने पर सिर रख दिया। वेदिका ने मुस्कुराते हुए वेद के बालों को उसके माथे से हटाकर वेद के माथे को शिद्दत से चूम लिया और वेद को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जान बनकर बस गए हैं मुझ में आप। आपसे दूर रहने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती। दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का बोसा दे रहे थे। वेद ने ये बात मासा और माही को बता दी और सब समझा दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मासा को ये सब बातें सुनकर वेदिका के लिए फिक्र सताने लगी। अपनी आंखें बंद करके माँ अम्बे से विनती करने लगी, माँ अम्बे, मेरे बच्चों को सही सलामत रखना आप। मैं आपके यहाँ नंगे पैर चल कर आऊँगी। वेदिका का 9वां महीना। वेदिका का महल के बाहर बिल्कुल नहीं जाती थी। मासा किसी काम से अपने एनजीओ गई हुई थी। वहां से अचानक एक लड़की गायब हो गई। मासा ने ये बात डीएसपी को बता दी और उन्होंने मासा को आश्वासन दिया कि वो उस लड़की को सही सलामत मासा को सौंप देंगे। मासा इसलिए वहां गई हुई थी। उसी दिन माही और वेदिका महल के बगीचे में सैर कर रही थी। वेदिका को प्यास लगी तो माही से कहा, मुझे प्यास लगी है, माही पीने के लिए पानी ले आओ। माही, भाभी साहब आप यहाँ से हिलना मत, मैं अभी गई और अभी आई, कहकर माही तेज कदमों से वहां से चली गई। वेदिका माही की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। माही और वेदिका पर 2 आदमी नजर रखे हुए थे। माही के महल के अंदर जाते ही महल की पिछली दीवार फांदकर 2 आदमियों ने वेदिका को पीछे से पकड़कर वेदिका के मुंह पर क्लोरोफार्म वाला कपड़ा रखकर वेदिका को बेहोश कर दिया और महल की पिछली दीवार फांदकर वो आदमी वेदिका को वहां से उठाकर ले गए। माही जब वहां पहुंची तो वेदिका को वहां ना पाकर माही जोर से वेदिका को पुकारने लगी, भाभी सा। माही ने महल का हर कोना देख लिया पर माही को वेदिका महल में कहीं नहीं दिखाई दी। माही ने रोते हुए वेद को फोन किया, भाई साहब। माही के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। माही बस रोई जा रही थी। वेद दूसरी तरफ। माही की रोने की आवाज सुनकर वेद का दिल बेचैन हो गया और धड़कन एकदम से बढ़ गई। माही बताइए मुझे क्या हुआ है, आप रो क्यों रही है? माही ने रोते हुए वेद को सब कुछ बता दिया। वेद ये बात सुनकर सुन्न हो गया। वेद ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। भाई साहब, भाभी साहब को जल्दी से वापस ले आइए, कहकर बेतहासा रोने लगी। वेद ने खुद को संभाला और माही से कहा, माही आप रोना बंद करिए, मैं वेदिका को कुछ नहीं होने दूंगा, कहकर फोन रख दिया। वेद ने विनय को फोन करके अपने पास बुलाया तो विनय अपने केबिन से निकलकर जल्दी से वेद के पास पहुंच गया। विनय ने जब वेद को देखा तो वेद का चेहरा गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। विनय घबरा गया, सर क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वेद, उन लोगों ने अपनी मौत को खुद न्योता दिया है, अब उन पर वेद राठौड़ के गुस्से का कहर बरसेगा। उन लोगों ने वेदिका को उठा लिया। विनय वेद की बात सुनकर चौंक गया, क्या सर, आपको कैसे पता चला? वेद, माही का फोन आया था, उसने बताया है कि वेदिका महल से गायब हो गई है। ये काम उन कमीनों के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मुझे वेदिका और अपनी गुड़िया सही सलामत चाहिए। अगर उन लोगों ने वेदिका को जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उनकी हस्ती इस दुनिया से मिटा दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी है उन लोगों ने वेदिका को उठवाकर। अब जलजला आएगा। वेद विनय की तरफ घूमा तो विनय वेद के चेहरे को देखने लगा और मन में सोचने लगा, आज उन लोगों ने सोते हुए शेर को जगा दिया है। आज तक इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर अब उन लोगों को सर के गुस्से के कहर से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वेद विनय से महल के बाहर चारों तरफ हिडन कैमरे लगे हैं, उनके फुटेज देखकर हम उन तक पहुंच जाएंगे। तुम जल्दी से मेरे साथ महल चलो, मैं एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ वो लोग अपने गंदे हाथों से मेरी वेदिका को छुए भी। विनय, चलिए सर, हम अभी महल चलते हैं और मैं डीएसपी साहब को सब बता देता हूँ। पुलिस फोर्स की भी मदद मिल जाएगी हमें। वेद विनय की मेहनत रंग लाई।
फुटेज देखकर उनको पता चल गया कि वो लोग किस गाड़ी में आए थे और किस ओर गए हैं। मासा अभी भी अनजान थी हर बात से। विनय ने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। तो कुछ देर बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों से पता किया तो पुलिस को पता चल गया कि सारंग ने वेदिका को कहाँ रखा है। कुछ देर सब लोग सारंग के अड्डे पर जाने के लिए निकल गए। वेद की आंखें वेदिका को याद करके नम हो गई। वेदिका, आई एम रियली सॉरी, मेरे रहते आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, पर आई प्रॉमिस आज के बाद आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मैं आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वेद के लिए एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। वेद वेदिका के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। उधर सारंग के अड्डे पर वेदिका को एक कुर्सी पर बांध कर बैठा रखा था। वेदिका अभी भी बेहोश थी तो माया ने अपने एक आदमी को वेदिका के मुंह पर पानी फेंकने के लिए कहा। उस आदमी ने वेदिका के मुंह पर पानी फेंका तो वेदिका ने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोल दी। वेदिका ने अपना मुंह पोंछने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा तो वो उठा नहीं सकी। वेदिका ने खुद को बंधा हुआ पाया। वेदिका ने अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो वो वेदिका, माया, सारंग और वकील को वहां देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तीनों वेदिका को देखकर हंस रहे थे। वेदिका ने माया को हिकारत भरी नजरों से देखा। मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? छोड़ो मुझे, वरना वेद तुम सबकी कपड़े यहीं बना देंगे। माया जहरीली हंसी हंसने लगी। हम भी यही चाहते हैं कि वो यहाँ आए और तुम्हारी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखे। उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गई। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं उससे उसकी कीमती चीज यानी कि तू, जिसे वेद की जान बसती, मैं आज उसकी जान को उसके सीने से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, कहकर वेदिका के मुंह को कसकर पकड़ लिया। वेदिका के चेहरे पर एक सिकन नहीं थी। ये देखकर माया झुंझला गई और वेदिका के मुंह पर लगातार थप्पड़ मारने लगी। वेदिका का चेहरा थप्पड़ों की वजह से लाल हो गया और वेदिका के चेहरे पर माया की उंगलियां भी छप गईं। पर वेदिका फिर भी नम आंखों से उन सबको देखकर मुस्कुराने लगी। तुमने मुझे ये जो थप्पड़ मारे हैं ना, तुमने अपनी मौत को खुद अपने पास बुला लिया है। अब आग का जलजला आएगा और तुम सब उस जलजले में जलकर राख हो जाओगे। मुझे यहाँ इस तरह जबरदस्ती लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बस कुछ देर और सांसें ले लो। कुछ मिनटों बाद तुम सबकी सांसें छीन कर तुम सब पापियों को वेद सजा देंगे। मेरे वेद बिल्कुल भोले भंडारी है। उनको अंदर प्यार का असीम सागर बहता है, पर आज तुम सब ने उनके तीसरे नेत्र को खुलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका बदला वेद तुमसे जरूर लेंगे, कहकर टेढ़ी मुस्कान देने लगी। वेदिका को अपने वेद पर पूरा भरोसा है कि वेद उसे कुछ नहीं होने देगा। वेदिका का आत्मविश्वास देखकर माया, सारंग और वकील अंदर ही अंदर डर रहे थे, पर अपने चेहरों से जाहिर नहीं होने दे रहे थे। सारंग ने वेदिका के बाल पकड़कर खींच लिए। बहुत गुरूर है तुझे अपने वेद पर कि वो आकर तुझे बचाएगा, पर वो यहाँ आया तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। वेदिका को बाल खींचने की वजह से दर्द तो बहुत हो रहा था, पर वेदिका के होठों पर मुस्कान थी। तेरे वेद ने मेरे बेटे के साथ जो किया है उसका बदला तो आज मैं लेकर ही रहूंगा। तेरी जिंदगी को आज मैं खत्म कर दूंगा। वेदिका ने सारंग चौधरी को देखकर, जिन हाथों से तूने मेरे बाल खींचने की हिमाकत की है ना, वो हाथ अब तेरे कंधों पर से बहुत जल्द टूट कर गिरने वाले हैं। वेदिका आज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ऐसे हालातों में भी वेदिका बिल्कुल नहीं डरी थी। वेदिका तो बस वेद को याद कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। माया को वेदिका की हंसी बहुत चुभ रही थी, इसलिए उसने वेदिका के हौसले को तोड़ने के लिए वेदिका को उसके पिता के बारे में सब बता दिया कि वेदिका के पिता को उसने ही मारा है। पर इन सब बातों को सुनकर भी वेदिका को टूटता हुआ नहीं देखा तो माया, सारंग बौखला गए। माया का मकसद था वेदिका को ये सब बातें बताकर कमजोर करने का था। ये वो बातें थी जिन्हें सुनकर वेदिका टूट कर बिखर सकती थी, पर फिर भी वेदिका टूटी नहीं। पर उसे ये सब जानकर बहुत बड़ा झटका लग गया था। वकील से वेदिका के पेट पर मुक्का मारने लगा, तभी उसकी कलाई किसी ने कसकर पकड़ ली और मरोड़ दी। माया, वकील और सारंग वेद को वहां देखकर चौंक गए। वेद आंधी की तरह वकील के सामने आकर खड़ा हो गया तो सबकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वेदिका वेद को देखकर मुस्कुरा दी। वेद की नजर जब वेदिका के चेहरे पर पड़ी तो वेद का दिल गुस्से से जल उठा और अब तो वेद के गुस्से की पारावार ही नहीं रही। वेद ने वकील की कलाई को जोर से मोड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी वेदिका और मेरी गुड़िया को नुकसान पहुंचाने की? वकील दर्द से चीख पड़ा, पर वेद ने वकील पर बिल्कुल दया नहीं दिखाई। वेद ने वकील का हाथ तोड़ दिया और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा, जिसकी वजह से वकील की एक आंख फूट गई। वेद ने गुस्से से माया, वकील और सारंग को देखकर कहा, किसने मेरी वेदिका के चेहरे पर ये निशान दिए?
वो खुद ही मेरे सामने आ जाए, वरना मैं उसका वो हश्र करूंगा कि दोबारा तुम लोग किसी भी औरत के साथ ऐसा सलूक करने के लायक नहीं रहोगे। गुस्से से वेद के माथे की नसें तनती जा रही थी और भवें सिकुड़ती जा रही थी। तभी विनय भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। वो बाहर सारंग के आदमियों से भिड़ गया था। अंदर आकर उसने वेदिका को रस्सियों से बंधा हुआ देखा तो जल्दी से वेदिका की रस्सियां खोलकर वेदिका को सहारा देकर खड़ा कर दिया। भाभी, आप ठीक तो है ना? वेदिका को बंधने की वजह से पेट में दर्द तो हो रहा था, पर वेद का गुस्सा देखकर वो चुप रही। विनय को देखकर वेदिका, भैया इन्हें रोकिए, वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा आज यहाँ। विनय विनय वेदिका को देखकर, भाभी ये पापी है, इन्होंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। ये लोग नशे का व्यापार करते हैं। इन्होंने पूरे समाज में अपने नशे का जहर घोल रखा है। सर हमेशा अपनी हद में रहे हैं, पर आज इन्होंने आपके साथ बदसलूकी की है और इनको इनके किए इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं भी अपने हाथ पैर चला लेता हूँ, कहकर वहां सारंग के गिने चुने आदमियों को धोबी पछाड़ देने लगा। वेद की बातें सुनकर माया डरकर कांपने लगी। वेद ने वकील का हाथ तोड़कर वकील को जमीन पर धकेल दिया। वेद गुस्से से माया की ओर बढ़ने लगा और माया पीछे की ओर हटने लगी। वेद ने माया को देखकर, मैंने आज तक औरतों की सिर्फ इज्जत की है, पर तुम इज्जत करवाने लायक नहीं हो, कहकर वेद ने माया के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। माया वेद के थप्पड़ों की बरसात झेल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। वेद फिर सारंग के पास आ गया। सारंग अभी भी अकड़ दिखा रहा था तो वेद ने सारंग का हाथ पकड़कर दबा दिया। अपने इन्हीं गंदे हाथों से तूने मेरी वेदिका के केसों को खींचा था, कहकर पलक झपकते ही वेद सारंग दोनों हाथ पकड़कर तोड़ दिए। सारंग दर्द से चीख पड़ा। वेद ने माया सारंग वकील को आग उगलती हुई आंखों से देखा। तुम सबको क्या लगा कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे और मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा? तो तुम लोग गलत सोच कर बैठे थे मेरे बारे में। तुम जहां सोचना छोड़ देते हो वहीं से वेद राठौर सोचना शुरू कर देता है। तुम लोगों ने वेदिका को इस तरह उठवाकर अपनी मौत को बुलवा दिया। तभी वहां पुलिस भी पहुंच गई और सारंग के आदमियों को पकड़ लिया। वेदिका आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे, पर एक दूसरे को अपनी बाहों में नहीं भर पाए। डीएसपी खुद वहां आए हुए थे। मिस्टर राठौर तो वेद एसपी की ओर देखने लगा। आप चिंता मत करिए, अब सब ठीक है। सारंग चौधरी ने प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था, पर प्लान फेल हो गया। वेद हैरत में पड़ गया। कैसा प्लान सर? डीएसपी, आज सुबह आपके एनजीओ से एक लड़की को उठवा लिया था इसने। फिर आपकी मासा को आवाज़ बदलकर फ़ोन करके इसने सब बता दिया, जिसकी वजह से आपकी मासा को आपकी पत्नी को अकेला छोड़कर जाना पड़ा और इसके आदमियों ने मौके का फ़ायदा उठाकर आपकी वाइफ का किडनैप कर लिया। वेद, वो लड़की तो ठीक है? इस आदमी ने उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है? डीएसपी, वो लड़की बिल्कुल ठीक है। हमारी पुलिस फोर्स ने उसे सही सलामत आपके एनजीओ को सौंप दी है। आपकी मासा इस बारे में कुछ नहीं जानती है। वेद को बातों में उलझा हुआ देखकर माया ने पलक झपकते ही वेदिका को धक्का दे दिया और वेदिका पेट के बल जमीन पर गिर गई। वेद का नाम लेकर जोर से चीख पड़ी, वेद! और बाकी सबने पीछे मुड़कर देखा तो वेदिका पेट के बल जमीन पर गिरी हुई थी। वेद भागकर वेदिका के पास गया और उसे सीधा किया और अपनी आंखों से भर लिया। ये मौका देखकर सारंग वेद पर हमला करता उससे पहले ही पुलिस ने उसको गोलियों से भून डाला और माया पास से बड़ी बंदूक उठाकर वेद पर हमला करने लगी। तो पुलिस ने उसका भी यही हश्र किया। वेद का दर्द के मारे रोने लगी। वेद, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे आपके और हमारी गुड़िया के साथ रहना है। वेद का दर्द से छटपटाने लगी तो वेद भी आज खुद को रोने से रोक नहीं पाया। वेद ने रोती हुई वेद कहा, मैं आपको और अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा, कहकर अपनी गोद में उठाया तो वेदिका के कपड़े खून से लथपथ हो गए, जिसे देखकर वेद बहुत डर गया और घबरा गया। विनय ने वेद को वहां से जल्दी से चलने के लिए कहा और डीएसपी ने विनय को वहां से जल्दी अस्पताल जाने के लिए कहा। विनय ने वेद को चलने के लिए कहा तो वेद सुन्न ही हो गया था। सर, विनय ने वेद को जोर से आवाज लगाई तो वेद होश में आया। वेद ने वेदिका को अपनी गोद में उठाया। वेदिका बेहोश हो चुकी थी तो विनय जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वेदिका को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। विनय ने अस्पताल फोन करके सारे अरेंजमेंट करने के लिए कहा। वेदिका को अपनी बाहों में भरकर बस रोई जा रहा था। वेदिका, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं जी पाऊंगा मैं आपके बिना, कहकर वेद बेतहासा रोने लगा।
विनय भी वेद की हालत देखकर आज रो पड़ा। विनय ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी चलाते हुए वेद से, सर भाभी को कुछ नहीं होगा, आप बस हौसला रखिए, कमजोर मत पड़िए। विनय ने वेद को हौसला देते हुए कहा। वेद का की ब्रीथिंग तेज हो गई है। कुछ देर गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी और विनय और वेदिका को जल्दी से अस्पताल के अंदर ले आए। उनको देखकर डॉक्टर जल्दी से वेदिका को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वेद के कपड़े वेदिका के खून से बिल्कुल सन गए थे। ऑपरेशन शुरू हो गया और वेद बाहर अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। विनय ने मासा को फोन करके सब बता दिया और जल्दी से अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। कुछ देर बाद मासा घबराती हुए अस्पताल पहुंची तो वेद मासा को देखकर बच्चों की तरह उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मासा, मेरी बेटिका, कहकर मासा भी वेद को देखकर रो दी। मासा कभी वेद के बालों को सहलाती तो कभी उसकी पीठ पर हाथ फेरकर वेद को हौसला देती। वेद आज बिल्कुल टूटकर बिखर गया था। विनय माही भी वेद को देखकर रो पड़े। तभी एक नर्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई। पेशेंट को खून की जरूरत है। हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक में अभी B+ ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं है। अगर आप में से किसी का खून इस ब्लड ग्रुप का है तो आप पेशेंट को खून दीजिए। वेद, कोई कुछ कहता उससे पहले वेद ने नर्स से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप वेदिका के मैच करता है, मैं वेदिका को खून दूंगा। नर्स, तो चलिए जल्दी मेरे साथ अपना ब्लड सैंपल दीजिए। तो वेद नर्स के साथ ब्लड सैंपल देने के लिए वहां से चला गया। कुछ देर बाद वेद का ब्लड सैंपल लिया, फिर उसे चेक किया तो वेद का ब्लड सैंपल वेदिका के ब्लड सैंपल से मिल गया और थोड़ी देर बाद वेद का खून वेदिका की नसों में बहने लगा। वेद, मासा, विनय, माही सब भगवान से वेदिका के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद फिर नर्स ऑपरेशन थिएटर से घबराते हुए बाहर आई। वेद नर्स के पास आ गया। क्या हुआ, मेरी वेदिका ठीक तो है? नर्स, सर पेशेंट को और खून की जरूरत है। खून ज़्यादा बहने की वजह से उनके शरीर में खून की कमी हो गई है। अगर इसी ब्लड ग्रुप का खून और मिल जाए तो सही होगा। वेद नर्स से, तो आप मेरे जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकाल लीजिए, पर मेरी वेदिका को बचा लीजिए। वेद आज बिल्कुल ही टूट गया था। नर्स ने वेद को देखकर कहा, सर हम अब आपका और खून नहीं ले सकते हैं, आपने पहले ही बहुत खून दे दिया है। वेद गुस्से से बिफर गया। मैं वेदिका को खून दूंगा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? नर्स, सर मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी विनय वेदिका के लिए इंजेक्शन लेकर आया तो उसके कानों में नर्स की बात पड़ी। विनय नर्स के पास दौड़ता हुआ है। नर्स, मेरा ब्लड ग्रुप वेदिका भाभी से मैच करता है, आप मेरा खून लीजिए। नर्स, तो जल्दी चलिए, आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए। तो विनय नर्स के साथ तेज कदमों से वहां से ब्लड सैंपल देने के लिए चला गया। कुछ देर बाद विनय का ब्लड सैंपल वेदिका के ब्लड सैंपल से मैच कर गया। वेदिका का ऑपरेशन शुरू हो गया और लगभग 3 घंटों बाद वेदिका ने एक गुड़िया को जन्म दिया, पर वेदिका की हालत क्रिटिकल हो गई। नन्ही सी गुड़िया को नर्स ने अच्छे से साफ करके एक साफ सुथरे कपड़े में लपेट दिया और उसे अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आई। वेद और बाकी सब डॉक्टर को घेर कर खड़े हुए। वेद डॉक्टर को देखकर, वेदिका कैसी है? वेद डॉक्टर के चेहरे की ओर देखने लगा। डॉक्टर, हमने बच्चे की जान तो बचा ली है। आपकी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया है, पर उनकी हालत बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। वेद डॉक्टर की बात सुनकर बदहवास सा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, वेदिका मेरे साथ कभी नहीं छोड़ सकती है, कहकर एकदम से ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। डॉक्टर वेद को वहां आया देखकर चौंक गए। वेद वेदिका के पास आकर खड़ा हो गया और रोते हुए वेदिका के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वेदिका, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं, मुझे अकेला मत छोड़कर जाना, कहकर वेद तहासा रोने लगा। वहां मौजूद डॉक्टर वेद को वहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उससे पहले डॉक्टर ने सबको इशारा करके वेद को कुछ ना कहने के लिए कहा। वेद कभी वेदिका के बालों को सहलाता तो कभी उसके चेहरे को बेतहासा चूमता। वेद ने रोते हुए वेदिका के सीने पर अपना सिर रख दिया। वेदिका, मुझे मेरी सांसें लौटा दो, मुझे मेरी गुड़िया और आपके साथ जीना है, कहकर वेद आज अपनी आंखों से बिन बादल बरसात करने लगा। वेद की हालत देखकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा और सब आंखें बंद करके हाथ जोड़कर वेदिका के ठीक होने की दुआ करने लगे। वेद वेदिका सीने पर अपना सिर रखकर बस वेदिका का नाम पुकार रहा था। मत जाना मुझे छोड़कर, बस
यही बात बार बार दोहराने लगा। कुछ देर बाद वेद ने महसूस किया कि वेदिका का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। वेद ने अपना सिर ऊपर उठाकर वेदिका को देखा तो वेदिका लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कुछ देर पहले जो मशीनें बिल्कुल चुप हो गई थी वो अब और शोर मच करने लगी थी। डॉक्टर ने वेदिका को देखकर वेद को बाहर जाने के लिए कहा तो वेद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। नर्स कुछ देर बाद नर्स वेद की नन्ही सी गुड़िया को लेकर आ गई और वेद के हाथ में गुड़िया को दे दिया तो वेद ने एकदम से अपनी गुड़िया को अपनी बाहों में थाम कर उस पर अपना प्यार लुटाने लगा। नन्ही सी गुड़िया बिल्कुल गोलू मोलू सी, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, दूध सी उजली और उसके सर पर काले घने बाल थे। नन्ही सी गुड़िया को देखकर सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बारी बारी सबने नन्ही सी गुड़िया का स्वागत किया। नन्ही सी गुड़िया कुछ घंटों की ही थी पर सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ 3-4 घंटों के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। मासा, डॉक्टर, हमारी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए वेद की तरफ देखा और कहा, वो अब बिल्कुल ठीक है। आपका बेटा आपकी बहू से बहुत प्यार करता है और ऐसा प्यार आजकल देखने को नहीं मिलता है। इनके प्यार का बंधन इतना मजबूत डोर से बंधा हुआ है कि वो आप सबको कहीं छोड़कर नहीं जा सकती है। वेदिका कैसी है? डॉक्टर, वो अभी बेहोश है। कुछ देर बाद उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। उन्हें इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है। वो अभी कुछ घंटों तक ऐसे ही बेहोश रहेंगे। डॉक्टर ये सब कहकर वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद नर्स बच्चे को अपने साथ ले गई। मासा वेद के पास आ गई। वेद के बालों को अपने हाथों से संभालने लगी। वेद का अब ठीक है। आप घर जाकर अपने कपड़े बदल कर आइए, इन पर खून लगा है। वेद ने बच्चों की तरह नामे सिर हिलाया। मासा वेदिका आपको इस हालत में देखेगी तो बहुत दुखी होगी। आप घर जाकर फ्रेश होकर आइए, तब तक वेदिका को भी होश आ जाएगा। वेद मुंह से कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिला दिया। मासा ने विनय को वेद के साथ घर जाने के लिए कहा। विनय ने वेद का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ बाहर ले आया। विनय ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गया और वेद विनय की बगल में बैठ गया। कुछ देर बाद विनय घर पहुंच गए। वेद महल में पहुंचकर सीधे अपने कमरे में घुस गया, अपने कपड़े कबर्ड से निकाले और बाथरूम में घुस गया। वेद शावर के नीचे खड़ा हो गया और पानी चला दिया। वेद नहाते नहाते आज बहुत ज़्यादा रोया। कुछ देर बाद वेद नहा कर निकला और ब्लू जीन्स, वाइट हाफ टी शर्ट पहनकर तैयार हो गया। वेद की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई और सूज गई। वेद तैयार होकर विनय के पास आ गया। वेद की नज़र विनय पर पड़ी तो विनय के कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। वेद विनय से बिना कुछ कहे अपने कमरे में गया और विनय के लिए एक ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट लेकर विनय के पास आ गया। बिना कुछ कहे विनय के आगे कपड़े किए और वेद ने अपने ही कमरे में जाने का इशारा किया तो विनय ने भी बिना कुछ कहे कपड़े वेद के हाथों से ले लिए और वेद के कमरे की ओर चला गया। कुछ देर बाद विनय भी तैयार होकर आ गया और दोनों अस्पताल जाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल पहुंचे। वेद ने मासा से वेदिका के बारे में पूछा। वेदिका को होश आया मासा? मासा ने नाम में सिर हिलाया। वेदिका को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है। मासा ने वेद से कहा। वेदिका के पास कमरे में चला गया। वेदिका अभी भी बेहोश थी। वेद ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और वेदिका के पास जाकर बैठ गया। वेद ने वेदिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। वेदिका को देखने लगा। वेदिका का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वेद वेदिका के पास उठकर बैठ गया और वेदिका के सीने पर सिर रखकर रोने लगा। वेद वेदिका को इंतहा की हद तक चाहने लगा था। वेद के आंसू वेदिका के सीने पर पड़ रहे थे तो वेदिका को होश आने लगा और धीरे धीरे अपने आंखें खोली और वेद को अपनी बाहों में कस लिया। वेदिका को होश आ गया था। वेदिका ने अपने आसपास मासा, माही, विनय और वेद को देखा और फिर मुस्कुरा दी। मासा वेदिका के पास आकर बैठ गई। मुस्कुराते हुए वेदिका के माथे को चूम लिया। आपने तो हम सबको डरा दिया था। मासा वेदिका के बालों को सहलाते हुए कहने लगी। वेदिका, मासा आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो मुझे कुछ कैसे हो सकता था? मासा हमारी गुड़िया कहाँ है? वेदिका ने मासा से पूछा। तभी वहाँ माही अपने हाथों में नन्ही सी गुड़िया को लेकर आ गई। माही, भाभी साहब, मेरी भतीजी बहुत सुंदर है, एकदम परी की तरह। माही ने नन्ही सी गुड़िया को वेदिका के पास लाकर लिटा दिया। वेदिका जब अपनी गुड़िया की तरफ करवट लेने लगी तो उससे करवट नहीं ली जा रही थी तो वेद एकदम से आकर वेदिका के पीछे बैठ गया। वेद ने वेदिका को करवट लेने में सहारा दिया। नन्ही सी गुड़िया को देखकर वेदिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वेदिका ने अपनी गुड़िया का माथा चूम लिया। माँ साहब वेदिका को देखकर, वेदिका हमारी गुड़िया का क्या नाम रखना है, कुछ सोचा है आपने? वेदिका माँ साहब को देखकर, माँ साहब आप सब बताइए क्या नाम रखना है इसका?
सब एक दूसरे की ओर देखने लगे पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो मासा ने वेदिका को देखकर कहा, हम सबको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या नाम रखें। वैसे माँ का हक अपने बच्चे पर सबसे पहले होता है, आप ही इसका अच्छा सा नाम रखिए। वेदिका ने मासा की ओर देखकर कहा, मासा आप सबका हक मुझसे ज़्यादा है इस बच्चे पर। वेदिका ने वेद की ओर देखकर कहा, मैं चाहती हूँ वेद अपनी गुड़िया का नाम रखे क्योंकि इनकी वजह से आज मैं और ये सही सलामत है। वेदिका वेद को नज़र भर कर देखने लगी। वेद ने वेदिका की ओर प्यार से देखा और वेदिका की दूसरी ओर चला गया और अपनी गुड़िया को अपने हाथों में उठाकर बहुत सहज कर संभाल लिया, जैसे गुड़िया कांच की गुड़िया थी। वेद ने नन्ही सी गुड़िया के सिर पर प्यार से अपना हाथ फिराया और उसको ढेर सारा प्यार करते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, ये मेरे दिल के आसपास का चांद है, ये वेद वेदिका की तारा है। कहकर नन्ही तारा को अपने सीने से लगा लिया और पापा बनने की खुशी में 2 बूंद आंसू वेद की आंखों में छलक गए। मासा ने वेद की गोद से तारा को अपनी गोद में ले लिया। नन्ही सी तारा इतनी छोटी सी थी, फिर भी सबको टुकुर टुकुर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तारा मासा की गोद में हाथ पैर चलाने लगी। सब तारा को देखकर हैरत में पड़ गई कि इतनी छोटी सी बच्ची सबकी बातें सुनकर रिएक्ट कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। तारा बहुत हंसमुख थी। जब से पैदा हुई थी तब से किसी ने भी उसके रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। तारा बिल्कुल वेद की तरह मुस्कुराती थी। तारा वेद की तरह शांत स्वभाव की थी। मासा ने तारा को विनय की गोद में दे दिया। विनय को देखकर, विनय इस पर आपका भी उतना ही हक है जितना हम सबका है। आपका खून वेदिका की रगों में और तारा की रगों में भी बह रहा है। विनय ने मुस्कुराते हुए बहुत संभाल के तारा को अपनी गोद में ले लिया। नन्ही तारा विनय को देखकर मुस्कुराई, जैसे विनय को पहले से जानती थी। मासा ने वेदिका से कहा, वेदिका, विनय और वेद का खून आपकी रगों में बह रहा है। ऑपरेशन करने के वक्त आपको खून की ज़रूरत पड़ी थी तो वेद ने आपको खून दिया था, पर आपको और खून की ज़रूरत पड़ी तो विनय ने आपको खून दिया है, इसलिए विनय से आपका खून का रिश्ता जुड़ गया है। वेदिका ने विनय को देखकर, क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? विनय ने वेदिका की ओर देखा। मेरे पास मेरा अपना कहने के लिए कोई नहीं है। माँ थी, वो भी 1 साल पहले मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई, पर अब तारा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। विनय ने वेदिका को देखकर कहा, आप मुझे भैया कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी एक बहन मिल जाएगी। और साथ में ये नन्ही सी तारा कहकर प्यार से तारा को पुचकारने लगा। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास भी अपना कहने के लिए कोई नहीं था, पर जिंदगी ने मुझे सारे रिश्ते दे दिए। वेद की ओर देखकर कहने लगी, इनकी वजह से आज मेरे पास मासा, माही जैसी छोटी बहन और अब भाई भी मिल गया है। तारा ने मुझे माँ बनने का दर्जा दिया है। जिंदगी में अब कोई कमी नहीं रह गई। सब मिल गया है मुझे। अब किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं रही मुझे। मासा ने विनय के सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, हम हैं ना आपकी मासा। जैसे वेद हमारा बेटा है वैसे ही आप भी हमारे बेटे हैं। आप खुद को अकेला कभी मत समझना। मासा की बात सुनकर विनय मुस्कुराने लगा। तभी वहां नर्स आ गई। विनय से तारा को मांगने लगी, सर, बच्चे को दूध पिलाने का वक्त हो गया है, मैं इसे दूध पिलाकर आपके पास दे जाऊंगी। वेदिका ने नर्स से कहा, मेरी तारा बोतल से दूध नहीं पिएगी। मुझे माँ बनने का दर्जा दिया है तारा ने, तो मैं अपनी तारा को अपना दूध पिलाऊंगी। नर्स, अभी आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती हैं, तो आप बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगी? आपको तकलीफ होगी। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मासा ने मुझे बताया था कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है, तो मैं अपनी तारा से ये हक कैसे छीन लूँ? और दूसरी बात, मुझे अपनी तारा को दूध पिलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तारा को दूध पिलाने में मासा मेरी मदद करेंगी। मासा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मासा, वेद, विनय, वेद, माही सब वेदिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। मासा ने नर्स से कहा, हम अपनी वेदिका और तारा का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करिए। नर्स, हम देख लेंगे। नर्स मासा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मासा ने विनय से तारा को ले लिया और सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। सब कमरे से बाहर चले गए। वेदिका अस्पताल में 3 हफ्तों तक रही। इसी दौरान वेदिका के टाँके भी खुल गए। वेदिका तारा को अस्पताल से घर ले आया।
मासा ने वेद, वेदिका और तारा का घर प्रवेश करवाया। तारा सबकी आंखों का तारा बन चुकी थी। तारा अभी बहुत छोटी सी थी, फिर भी जब तारा से कोई बात करता तो तारा अपनी आंखों को घुमाने लगती और अपने मुंह में अपनी उंगलियां देकर सबको टुकुर टुकुर देखने लगती। फिर तारा खिलखिलाकर हंसने लगती। तारा के आने से सबकी जिंदगी में खुशियां भर गई थी। वेदिका को इस समय वेद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वेद ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी विनय को दे दी। विनय एक ईमानदार और खुददार इंसान था। विनय अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। वेदिका जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वेद सिर्फ वेदिका के साथ रहना चाहता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वेदिका का जख्म अब भर गया था, पर वेदिका अभी भी बहुत कमजोर थी। खुद से कुछ भी नहीं कर पाती थी। तारा पूरा दिन महल में काम करने वालों के पास या मासा माही के पास ही रहती थी। तारा अभी छोटी थी तो वो अभी सिर्फ माँ का दूध ही पीती थी। तारा को जब भूख लगती तो ही वेदिका के पास आती थी। मासा माही ने तारा की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी और वेद ने वेदिका की जिम्मेदारी। 1 महीने बाद वेदिका वेद से, वेद मुझे नहाना है, स्पंज बात नहीं लेना है मुझे। 1 महीने से ऊपर हो गया है मुझे नहाए हुए, पूरे बदन में चिप चिप महसूस हो रही है, वेदिका ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। वेद ने वेदिका की ओर देखा। मुझे आपका जख्म देखने दो, फिर पता चलेगा कि आप नहा सकती हैं कि नहीं। वेद ने वेदिका की ओर देखा, फिर वेदिका की टी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाया। फिर वेद वेदिका के पेट पर लगे टाकों को देखने लगा। आपको जहाँ टाके लगे हैं वो जगह अभी ठीक लग रही है मुझे, वेद ने वेदिका के पेट पर लगे टाकों को देखकर कहा। फिर कुछ सोचते हुए उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में एक कुर्सी रख दी और वेदिका के पहनने के लिए कपड़े भी रख दिए। वेदिका खुद से उठने लगी पर उठ नहीं पाई तो वेद ने वेदिका को अपनी बाहों में उठा लिया। वेदिका वेद को बहुत प्यार से देख रही थी। वेद ने वेदिका को बाथरूम में ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वेद की बात सुनकर शर्मा गई और अपनी नजरें नीचे करके बैठ गई। मैं खुद नहा लूंगी, आप रहने दीजिए। वेद ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वेदिका के घुटनों के पास आकर खुद अपने घुटनों के बल बैठ गया। वेद ने वेदिका के चेहरे को अपनी एक उंगली से ऊपर उठाया। वेदिका वेद की आंखों में देखने लगी। आपको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, आप मेरी पत्नी हैं। सिर्फ सुख में ही एक दूसरे का साथ देने का वादा नहीं किया है मैंने आपसे। आपके हर गम तकलीफ में मैं आपके साथ हूँ। और फिर हम तो पति पत्नी हैं, फिर एक दूसरे से कैसे शर्माना। मैं अगर आपकी जगह होता और आप मुझसे आकर कहती कि आप मुझे नहलाएंगी तो मैं कभी मना नहीं करता, कहकर वेदिका को देखकर अपनी आंख विंक कर दी। वेदिका वेद की बात सुनकर शर्मा गई और बैठे बैठे ही वेद के गले से लग गई। आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपसे बहुत ज्यादा वाला प्यार करती हूँ। वेद ने भी मुस्कुराते हुए वेदिका को अपनी बाहों में कस लिया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वेद ने वेदिका को खुद से दूर कर दिया। वेदिका नहाते समय असहज महसूस न करे, इसलिए वेद ने बाथरूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और डिम लाइट वाला पीला बल्ब जला दिया, जिसकी रोशनी बहुत हल्की थी। वेद ने वेदिका के पहने हुए कपड़े निकालकर एक साइड रख दिए और वेदिका को नहलाने लगा। वेद की उंगलियां वेदिका के बदन को छू रही थी। वेदिका वेद की छुअन से एकदम खिल गई। कुछ देर बाद वेद ने वेदिका को नहलाकर वेदिका के गीले बालों को टॉवल से बांध दिया और वेदिका को कपड़े पहना दिए। वेद ने वेदिका को अपने बाहों में उठा लिया और बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर बैठा दिया। वेद ने बाथरूम में जाकर सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया और बाथरूम से बाहर आ गया। वेदिका शाम के समय नहाई थी। वेद ने वेदिका के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया, फिर उसके बालों में कंघी करके वेद ने वेदिका के बालों की एक लंबी सी चोटी बना दी। वेदिका के माथे पर बिंदी लगाई, फिर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। वेदिका बेड पर बैठी हुई थी और वेद वेदिका के सामने खड़ा था। वेदिका को वेद पर बहुत प्यार आ रहा था, तो वेदिका ने वेद की कमर को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और वेद से चिपक कर बैठ गई। वेद ने मुस्कुराते हुए वेदिका पर झुककर वेदिका के बालों को चूम लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहे। कुछ घंटे बाद सबने खाना खाया। मासा ने वेदिका को उसके कमरे में जाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर खाना खिलाने के बाद उसे दवाई खिला दी। मासा कुछ देर वेदिका के पास बैठी रही। कुछ देर बाद मासा ने वेदिका के माथे को चूमकर उसे अपने ख्याल रखने को कहकर वहां से चली आई। रात के वक्त माही तारा को वेदिका के पास अपनी गोद में लेकर आ गई। भाभी साहब, तारा को भूख लगी है। माही ने तारा को वेदिका की गोद में दे दिया और माही वहां से चली गई। वेद बाहर से आया और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तारा को देखकर वेद मुस्कुरा दिया। वेदिका ने वेद को देखकर, वेद, तारा को भूख लगी है, आप मेरी मदद कीजिए इसे दूध पिलाने में। वेद ने पहले मुस्कुराते हुए बेड पर लेटी तारा को देखा।
तो तारा भी वेद को देखकर हाथ पैर चलाने लगी और मुस्कुराने लगी। वेद वेदिका के पास आकर बैठ गया। तारा को वेदिका के पास लिटाकर वेदिका को चादर से ढक दिया और खुद तारा के पास आकर बैठ गया। वेद ने तारा को दूध पिलाने के लिए वेदिका की मदद की। कुछ देर बाद तारा ने दूध पिया और फिर खुद वेद वेदिका के पास आकर लेट गया। तारा को अपने ऊपर बैठाकर वेद वेदिका तारा के साथ खेलने लगे। कुछ देर बाद तारा वेद वेदिका के साथ खेलते खेलते वेद के सीने के ऊपर ही सो गई। तो वेद ने बहुत आराम से तारा को अपने ऊपर से उठाकर अपनी एक साइड सुला लिया। वेदिका ने वेद को देखकर, वेद मुझे भी आपके पास सोना है, मुझे अपने पास सुला लो। वेद को आदत थी रात को शर्टलेस सोने की आदत, पर जब तक रात को तारा सो नहीं जाती वेद अपनी शर्ट नहीं उतारता था। वेद ने मुस्कुराते हुए वेदिका को अपने पास खींच लिया। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। वेद वेदिका दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेद ने वेदिका को अपने और करीब करके वेदिका के माथे को किस किया। वेद के होठ आगे बढ़ते चले गए और वेदिका के होठों को अपने होठों से ढक लिया। दोनों कुछ देर एक दूसरे में घूम रहे। कुछ देर बाद वेद ने वेदिका के सिर पर अपने सीने पर रख लिया। वेद ने वेदिका के साथ अपनी नन्ही जान तारा को अपनी बाहों में समेट लिया। वेद अपनी दोनों जान को अपनी बाहों में समेट कर दुनिया की हर बुरी नज़र से महफूज कर लेना चाहता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नन्ही तारा अब 1 साल की हो गई थी। तारा के पैरों में बंधी पायल के घुंघरूओं की आवाज़ पूरे महल में गूंजने लगती। जब तारा इधर उधर भागने लगती, तारा ने महल में काम करने वाले हर इंसान को काम पर लगा रखा था। महल में हर इंसान, चाहे मासा हो या माही या वेद, विनय, वेदिका, सब वेदिका के आगे पीछे घूमते। वेदिका अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। वेद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था, तभी वहाँ वेदिका लाल साड़ी पहनकर एकदम तैयार होकर मुस्कुराते हुए आई और वेद को कमरे में इधर उधर देखने लगी। तो वेद ने वेदिका को पीछे से पकड़कर हक कर लिया और वेदिका की गर्दन को किस करने लगा। वेदिका शर्मा कर वेद की कैद से छूट कर जाने लगी तो वेद ने फिर से वेदिका की कमर में अपनी बाहें फंसाकर अपने करीब कर लिया। तो वेदिका की पीठ वेद के सीने से जा लगी। वेद ने वेदिका की पीठ पर भी किस कर लिया। वेद, आप मुझे देखकर घबरा क्यों जाती हैं? वेद वेदिका के गाल को चूमते हुए कहने लगा। वेदिका बस शर्मा ही रही थी। वेद के छूने से वेदिका तो बिल्कुल लाल सेब की तरह लाल हो जाती थी। वेद वेदिका को अपने बाहों के घेरे में लेकर अपनी तरफ घुमा लिया। वेदिका अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वेदिका अब शर्माना छोड़ दीजिए, शर्मो हया के पर्दे को गिरा दीजिए। अब इनका कोई काम नहीं है हमारे दरमियान। आप अगर ऐसे ही शर्माती रहेंगी तो हम अपनी जान अपनी तारा के लिए भाई बहन कैसे लाएंगे? उसके लिए तो मुझे आपको बहुत 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 प्यार करना होगा, कहकर वेदिका का चेहरा अपनी एक उंगली से ऊपर उठाया। वेद की बातों से वेदिका पर मदहोशी सी छा रही थी। पलकें शर्म से बोझिल हुई जा रही थी। वेद ने वेदिका को पलकें झुकाए हुए खड़ा देखा तो वेद ने वेदिका की पलकों को चूम लिया और वेदिका को अपने पास खींचकर वेदिका को अपने गले से कसकर लगा लिया और वेदिका के कंधे को चूम लिया। तभी वेद का फोन बजने लगा। वेद अपनी जेब से फोन निकालकर देखने लगा तो विनय का फोन था। वेद विनय से बात करने लगा तो वेदिका मौके का फायदा उठाकर वेद की गिरफ्त से छूटकर जाने लगी। तो वेद ने एकदम से वेदिका को अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया और वेदिका को अपनी आंखों से चुपचाप खड़े रहने के लिए कहा। वेदिका अब चुपचाप से वेद की बाहों में घेरे में खड़ी हो गई और वेद को प्यार से देखने लगी। वेद विनय से, हाँ विनय कहिए क्या बात है? विनय, सर एक खुशखबरी है आपके लिए और भाभी के लिए। वेद, खुशखबरी? विनय खुश होकर कहने लगा, सर ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन था, सब ठीक हो गया है वहाँ, अब आपको वहाँ जाकर खुद देखना होगा। वेद विनय की बात सुनकर खुश हो गया। एक साथ इतनी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे रही हैं। आप कल की ऑस्ट्रेलिया जाने की टिकट बुक कर दीजिए आप मेरी। विनय, सर मैं आज ही आपके ऑस्ट्रेलिया जाने की टिकट बुक करवा देता हूँ, कहकर विनय ने अपना फ़ोन बंद कर लिया। वेद की ऑस्ट्रेलिया जाने की बात सुनकर उदास हो गई। वेद का अपना सर झुकाकर वेद के सीने से लग गई। आप कल ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं? वेद ने वेदिका की उदास आवाज़ पहचान ली और वेदिका के चेहरे को ऊपर उठाकर वेदिका के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराने लगा। आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर लेकर आऊँगा। वेदिका रुआसी हो गई और वेद को कसकर पकड़कर उसके सीने से लग गई। मैं आपसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और आप मुझे अकेला छोड़कर इतनी दूर जा रहे हैं?
वेद ने मुस्कुराते हुए वेदिका के बालों को चूमकर वेदिका के पूरे चेहरे को किस किया और वेदिका को डीप किस करने लगा। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो वेद ने वेदिका को अपने गले से लगा लिया। मैं आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। वेद ने वेदिका के दिल पर अपनी उंगली रखकर कहा, मैं तो आपके दिल में रहता हूँ, फिर मैं आपसे कैसे जुदा हो सकता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। आप अपना और तारा का ख्याल रखना। फिर मासा, माही और विनय भी यहीं पर हैं, तो मेरी कमी आपको नहीं खलेगी। वेदिका ने वेद के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आपकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता है, आपकी जगह भी कोई और नहीं ले सकता है, कहकर वेद का एक दूसरे में फिर से गुम हो गए। वेद का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। जैसे साल बढ़ रहे थे, इनका बीच का प्यार और भी प्रगाढ़ हो रहा था। वेद ऑफिस के लिए निकलने लगा, तभी फिर से विनय का फोन आ गया। वेद ने अपने फोन में विनय का नंबर देखकर सोचने लगा कि अभी तो बात हुई थी, अब कौन सी बात करनी होगी। वेद ने विनय का फोन पिक किया। विनय, क्या हुआ है? विनय, वेद से आप जितना जल्दी हो सके लाइफलाइन अस्पताल आ जाइए। वेद अस्पताल का नाम सुनकर घबरा गया। आप ठीक तो हैं विनय? आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? विनय, मैं ठीक हूँ, पर आप जल्दी से यहाँ पहुंचेंगे। वेद, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, कहकर वेद ने जल्दी से फोन अपनी जेब में डाला और ड्राइवर को गाड़ी अस्पताल ले जाने को कहा। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।